हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे कि ये कहाँ से निकला है, डेफिनेशंस देखेंगे, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे, इसके डिफरेंट नेम्स देखेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ देखेंगे और इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। इसके अलावा आप ब्रिटेन में जो इसका इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो ज़रा लंबी होने वाली है, साथ में बने रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब है सुपरमेसी ऑफ लॉ। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय डाइसी इन 19th century, adopted by Constitution of USA and Constitution of Pakistan under Article 4 and 25 that all people are equal before the law. It gives supremacy to all the law to men. इसका ओरिजिन है मैग्ना कार्टा। The term rule of law was derived by French phrase la principle de legislate, which means the principle of law. डेफिनेशंस देखते हैं जो डिफरेंट ऑथर्स ने दी है। उससे पहले हम इसका थोड़ा सा मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री कैन फंक्शन, कि किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता। एंड नो नेशन कैन मार्च अलोंग द ट्रू डेमोक्रेटिक विदाउट अ ट्रू एंड कंटिन्यूस रियलाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। यानी वो कहना चाह रहा है कि किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता, यानी काम नहीं कर सकता, जब तक उसे रूल ऑफ लॉ की अहमियत के बारे में अंदाज़ा ना हो। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, लॉ शुड बी सोवरेन इन नेचर एंड नो वन इज़ अबव द लॉ। प्लेटो कह रहा है कि लॉ जो हो ना वो सोवरेन हो, यानी सबसे आला मुकाम पे हो, इन नेचर में, और नो वन इज़ अबव द लॉ, और कोई भी लॉ से बढ़कर ना हो। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, लॉ शुड बी द सोवरेन, के लॉ को हाकमियत आला का मुकाम मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वडे, अ रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू लॉ। वडे कह रहे हैं जी रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है कि गवर्नमेंट जो है सब्जेक्ट होनी चाहिए लॉ की, रहता देन लॉ बी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट, ना कि लॉ को गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होना चाहिए। डिफरेंट नेम्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। डिफरेंट नेम कौन कौन से थे? रोमन अप्रोच, रोमन में हमें कहा गया था, रोमन सेड इट जस्ट नेचुरल, ये रोमन्स जो थे वो इसे नेचुरल्स कहते थे, जस्ट नेचुरल। मिडिवलिस्ट अप्रोच, मिडिवलिस्ट जिसे क्या कहते थे? रूल ऑफ लॉ एज लॉ ऑफ कोड, कि वो रूल ऑफ लॉ को लॉ ऑफ कोड कहते थे, कि खुदा का बनाया हुआ कानून है। थॉमस होब्स एंड रोवेसो दे कॉल रूल ऑफ लॉ एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। डिफरेंट एस्पेक्ट्स में पहला कौन सा आता है? इंडिविजुअल राइट मस्ट नॉट बी इन्फ्रिंज्ड। इन्फ्रिंज का मतलब होता है कि हक तलाफ़ी नहीं होनी चाहिए किसी भी एक इंडिविजुअल की ना। लॉ विच रूल्स द लैंड मस्ट बी सुप्रीम, नॉट द आर्बिट्रेरी विल ऑफ द पीपल, कि जो कानून जो हो जो लैंड पे रूल करे उसे सुप्रीम होना चाहिए, ना कि वो आर्बिट्रेरी हो और लोगों की विल पर इन्हिसार करता हो। ऑफेंडर मस्ट बी पनिश्ड अंडर द लॉ, जो ऑफेंडर होगा उसे पनिश किया जाएगा अंडर द लॉ, ना कि खुद से पनिश किया जाना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू लॉ, सब जो हैं सब्जेक्ट होंगे लॉ के। गवर्नमेंट मस्ट अंडर द लॉ, जो गवर्नमेंट होगी वो भी लॉ के अंडर होगी। रिफ्लेक्ट सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ये रिफ्लेक्ट करेगी पार्लियामेंट की सुपरमेसी को। अच्छा, इसके जो मेन प्रिंसिपल्स होंगे ना वो भी यही होंगे, सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट्स आर द सोर्स ऑफ जुडिशियल डिसीजन, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक जो इसका बड़ा मशहूर प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस,
इसमें एक टर्म यूज़ की जाती है ऑडी ऑटम पॉटम। इसका मतलब होता है इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डैट नो वन शुड बी कॉन्डेम अनहेयर, कि किसी को भी सज़ा बगैर सुने नहीं दी जाएगी। अब हम देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है। पहले नंबर पे है प्रॉपर एंड फेयर ट्रायल इन कोर्ट ऑफ लॉ, कि कोर्ट ऑफ लॉ में जो है प्रॉपर और फेयर ट्रायल होगा। प्रोसीजर शुड बी फेयर, जो प्रोसीजर होगा वो भी फेयर होगा। नो वन जज इन हिज ओन केस, कि कोई भी शख्स जो है ना वो खुद जज नहीं बन सकता अपने केस में। उसके बाद है नो वन कॉन्डेम्ड अनहेयर फॉर नेचुरल जस्टिस, कि किसी को भी कोई सज़ा बगैर सुने नहीं दी जाएगी, यानी ट्रायल के बगैर किसी को कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट में ये है कोर्ट आर द गार्डियन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीज़न, कि जो कोर्ट्स होंगी वो हमारे राइट्स की गार्डियन होंगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या आ जाएगा, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस आ जाएगा, इररिस्पेक्ट ऑफ स्टेटस आ जाएगा। एवरीवन गवर्न्ड बाय द लॉ पास्ड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट, कि इसमें जो है इररिस्पेक्ट ऑफ स्टेटस देखा जाएगा, यानी स्टेटस का तो कोई ख्याल ही नहीं किया जाएगा। जो कुछ होगा वो कानून के मुताबिक होगा, रूल ऑफ लॉ के मद्देनज़र रख के होगा। स्पेशल प्रिविलेजेस को भी इग्नोर किया जाएगा और हर एक शख्स को स्टेट के बनाए हुए कानून के ऊपर अमल दरामद करनी होगी। लास्ट पॉइंट है सुपरमेसी ऑफ लॉ। अच्छा, अब हम देखते हैं जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ था वो क्या है। द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज डैट इट इज़ फेल टू डील्स विद सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, if parliament legislate in a way that is contrary to the rule of law, it is still a law and court can do nothing about it. So today dicey concept cannot be accepted. इसका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ का था वो ये था कि यार सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके साथ डील करता था कि अगर कोई पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाती है जो कि रूल ऑफ लॉ के कॉन्ट्रेरी यानी मुखालफ हो, तो फिर भी कोर्ट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इसी वजह से ना ये रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट था डाइसी का, उसे इग्नोर कर दिया गया और उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद जो डेवियस ने दिया था कॉन्सेप्ट वो ये, उसमें है था लॉ एंड ऑर्डर, फिक्स्ड रूल, elimination of discretion, due process of law, natural law and principle of natural justice, judicial review on administrative action। इसके बाद हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ का जो ब्रिटेन में इस्तेमाल हो रहा है आज के दिन में वो क्या है। नंबर फर्स्ट पे अकॉर्डेंस विद लॉ, उसमें यह है कि हर एक चीज़ को जो है ना वो मेंटेन किया गया है लॉ के अंडर, और अनार्की सिस्टम को बिल्कुल ही उन्होंने बैन कर दिया है। फंडामेंटल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जिसमें आपके राइट टू स्पीच हो गया, पर्सनल फ्रीडम और पब्लिक मीटिंग आ जाता है। गवर्नमेंटल ऑब्लिगेशन में आता है गवर्नमेंट मस्ट बी कंडक्ट और अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी जो गवर्नमेंट होगी वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगी। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है कि मिनिस्टर जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कोई भी एक्शन के। उसके बाद रेवेन्यू आर आल्सो कलेक्टेड थ्रू सैंक्शन ऑफ लॉ। इसके बाद इक्वेलिटी में आ जाता है कि हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और किसी को भी कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। लास्ट पॉइंट हमारा आर्मीज़ जो होंगी वो भी रूल ऑफ लॉ ही कंट्रोल करेगा इसे। फिर इसके बाद जो आर्टिकल 4 एंड 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जो रूल ऑफ लॉ से डायरेक्ट डील करता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ अंडर आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के हर एक इंडिविजुअल का राइट है कि उसको डील किया जाए अकॉर्डेंस विद लॉ के अकॉर्डिंग।
और 25 जो आर्टिकल है वो किससे डील करता है, इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीज़न, वो इक्वलिटी के साथ डील करता है। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो लाजमी कमेंट या मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।